मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपका सबसे जो प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से एक प्रश्न को लेकर के क्वेश्चंस का जो चरित्र होता है, उसका जो स्वरूप होता है, उसमें जो चुनौतियां मौजूद होती हैं और फिर आप उन चुनौतियों का मुकाबला कैसे कर सकेंगे, इस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। देखिए, करंट अफेयर्स का सीधे सीधे टॉपिक तो नहीं है, लेकिन किसी भी मायने में प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप इसे बहुत ध्यान से सुने, पूरा देखें और केवल एक ही बार नहीं बल्कि बार बार देखें। खासकर प्री एग्जामिनेशन को लेकर के हम सबके दिमाग में जो एक आतंक सा बैठ गया है। डर का तो मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन सच पूछिए तो आतंक का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो आतंक है वो किसका होता है? छिपे हुए का होता है। कब हो जाए, कहाँ हो जाए, किस रूप में हो जाए, बिल्कुल पता नहीं चलता। तो दोस्तों, ये जो आतंक है प्री एग्जामिनेशन का, हो सकता है कि यह आतंक इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कम हो सके। तो मैं बीच बीच में अब कुछ प्रश्नों को लेकर के नमूने के तौर पर उन प्रश्नों के चरित्र के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और पूरी ईमानदारी और पूरी गहराई और जिम्मेदारी के साथ ऐसा लगता है कि यदि आप प्रश्नों के चरित्र को समझ लें तो आपके लिए फिर उन प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखना चाहूँगा। मैं एक प्रश्न आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो 2025 में ही आया है। मेरे पास सेट बी का पेपर है और यह सेट बी का 12वां प्रश्न है। यदि आपके पास सेट बी हो तो आप वहाँ 12वें प्रश्न को जाकर देख सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें जो कथन दिए गए हैं वे 3 कथन हैं। डेफिनेटली इससे पहले 2 कथन आते थे, एक आध प्रश्न 3 कथनों से संबंधित था, लेकिन इस बार 3 कथनों से संबंधित कई प्रश्न आ गए हैं। तो सुनने पर तो डर लगता है, पढ़ने में भी डर लगता है, दिमाग उलझने सा लगता है, लेकिन यदि आप इसके चरित्र को एक बार जान लेंगे तो आप अपने दिमाग को उलझने से बचा लेंगे। यह मैं आपको इंश्योर करता हूं। तो देखिए कथन क्या है। पहला कथन है, 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन ब्रैकेट में है COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए। राइट। इसके बाद कथन 2 है, COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने से स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। कथन 2। कथन 3, यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। दोस्तों, ये 3 कथन है। एक बात यहां मैं आपको स्पेशली कहना चाहूंगा कि जो 3 कथन वाले जो प्रश्न होते हैं उनका एक अलग तरह का करेक्टर होता है। करेक्टर क्या होता है कि जो कथन 1 होता है, याद रखिए, वो केवल स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब है कि वह सही है या गलत है, इस पर प्रश्न नहीं पूछा जाता। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में यह बात बैठ जानी चाहिए कि जो कथन 1 है वो अपने आप में सही ही है, तो उस पर आपको विचार नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद कथन 2 और 3 जो आते हैं, जब आप शुरू में ही इसको पढ़ रहे हैं इस प्रश्न को, तो आपके दिमाग में ये बात चलती रहनी चाहिए कि कथन 2 सही है या नहीं है और कथन 3 सही है या नहीं है। तब जाकर के जो बाद में आप विकल्प पढ़ेंगे तो उनमें आपका दिमाग उलझने से बच जाएगा। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं कि कथन 1
एक स्टेटमेंट होता है जिसे आपको सही मानकर चलना है। जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें कभी भी ये नहीं पूछा गया है कि कथन एक सही है या नहीं है। इसका मतलब है कि कथन एक सही है। इसके बाद कथन 2 और कथन 3 होते हैं। इन दोनों के बारे में ऑप्शंस में ये पूछा जाता है कि 2 सही है या नहीं है और 3 सही है या नहीं है। और इसके बाद इसमें एक पेंच छोटा सा और होता है। कथन 2 कथन 3 के सही और गलत होने का आपने अनुमान लगा लिया, फैसला कर लिया। और इसके बाद फिर होता है कि जो पहला स्टेटमेंट है कथन 1, तो ये जो कथन 2 और कथन 3 है ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि जब आप व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं की खोज करेंगे तो हो सकता है कि दिमाग थोड़ा सा उलझे, क्योंकि सीधे सीधे व्याख्या वाली बात पकड़ में आती नहीं है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात भी पकड़ में आ जाएगी, और जब आपका दिमाग इसमें उलझेगा नहीं तब भी यह बात आपकी पकड़ में आ जाएगी। राइट? तो अब मेरी इस बात को ध्यान में रखिए, और अब जो ऑप्शंस हैं वे ऑप्शंस मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो व्याख्या मैंने अभी आपके सामने इन प्रश्नों के चरित्र को लेकर के की है। राइट? देखिए, अब पहला ऑप्शन क्या है? कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। हो गया? कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। देखिए, कथन 1 सही है या गलत है इसके बारे में नहीं पूछ रहा है। मतलब कथन 2 और कथन 3 क्या दोनों सही हैं और वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। इस लाइन को आप अपने दिमाग में रट लीजिए, क्योंकि पैटर्न यही होता है सभी में पूछने का। जो 3 कथन वाले प्रश्न हैं उनका पैटर्न हमेशा एक जैसा ही होता है। ठीक है? अब बी ऑप्शन कह रहा है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। पहली लाइन ही यहां दोहराई जा रही है, दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। यहां देखिए, उन्होंने आपके लिए थोड़ी एक आसानी पैदा कर दी है। यह है कि उनमें से कौन सा कथन 2 व्याख्या करता है या कथन 3 व्याख्या करता है, यहां यह नहीं कहा गया है। यहां केवल यह पूछा गया है कि इन दोनों में से कोई एक उसकी व्याख्या करता है। इसका मतलब है कि आपके लिए इसे आसान बना दिया गया है। व्याख्या के संदर्भ में आपको अब यह ध्यान नहीं रखना है कि दूसरा कथन व्याख्या कर रहा है या तीसरा कथन व्याख्या कर रहा है। आपको बस केवल यह ध्यान में रखना है कि वो कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बी ऑप्शन था। सी ऑप्शन, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है। देखिए, केवल एक सही है। उसमें से ये नहीं कह रहा है कि कथन 2 सही है या कथन 3 सही है। वो कह रहा है कि उसमें से केवल एक सही है। कथन 1 में क्या कहा गया था? देखिए, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। उसे ही यहां तीसरे में भी दोहरा रहा है कि कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है। शुरू में कह रहा है कि दोनों सही है, अब यहां कह रहा है कि नहीं, केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। जो भी सही है, वो नहीं पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सही है, लेकिन जो भी सही है वह कथन 1 की व्याख्या करता है। इसके बाद डी है, न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है। इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है। दोस्तों, ये एक पैटर्न है। देखिए, वैसे आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल दिमाग चकरा जाएगा। मैंने पैटर्न की थोड़ी सी व्याख्या की है, मैं उस व्याख्या को रिपीट कर रहा हूं। जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, उसमें कहा जाता है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या करते हैं। राइट? फिर बी में आकर के कहते हैं कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। दोनों सही हैं, रिपीट कर रहा है, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। वो एक कोई भी हो सकता है। शुरू में वो कह रहे हैं कि दोनों कथन की व्याख्या करते हैं, और दूसरे में कह रहा है कि उसमें से केवल एक व्याख्या करता है। पहले में 2 व्याख्या करते हैं, इसमें आकर के उसे घटा करके 1 कर देता है, और दोनों सही हैं। 2 और 3 दोनों कथन सही हैं। सी में वो क्या कह रहे हैं
कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। यानी कि शुरू में दोनों में दे रहे हैं कि दोनों सही है, अब वो दोनों सही में से केवल एक पर आगे कि केवल एक सही है और वो कथन 1 की व्याख्या करता है। सीधी सी बात है कि जो सही होगा वही तो व्याख्या करेगा ना, नहीं तो कैसे व्याख्या करेगा। और डी लास्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि न तो कथन 2 और न तो कथन 3, यानी कि दोनों सही नहीं है, अपने आप में स्टेटमेंट ही गलत है। और सीधी सी बात है दोस्तों कि जब स्टेटमेंट ही गलत होगा, सोच करके देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि जब स्टेटमेंट ही गलत होंगे तो कथन 1 की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां आपसे ये नहीं पूछा गया है कि इसके बावजूद वे इसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि ये कहना अपने आप में थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है। अभी मैंने आपको केवल क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, उसके चरित्र की व्याख्या करने की कोशिश की है। मैं कितना सफल रह सका हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि अगर आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनेंगे, कई कई बार सुनेंगे, तो इसका जो उलझाव है ना, उलझाव खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ये है कि ये जो प्रश्न है इसकी तैयारी कैसे करें। ये प्रश्न आसान है, ये प्रश्न कठिन है, ये प्रश्न याद करने का है, यह प्रश्न अनुमान लगाने का है, और यदि आप अनुमान लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इस प्रश्न के उत्तर में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। चूंकि अब मेरे पास समय नहीं बचा है तो अब मैं इस विषय पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे किसी दिन मैं इस पर भी आप सबसे बात करूंगा। तो फिलहाल बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।